Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to understand the concept of simple interest and compound interest, followed by few exam level questions. This video is specifically for MBA CET exam. Now, for MBA CET exam, this particular topic is very important. Why? Because you get at least 2 to 3 questions in QA section और डेटा सफिशिएंसी. सो QA के इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आ सकते हैं. that to 2 to 3 questions. Other importance of this is there can be a data interpretation set of 6 questions that can be asked on this particular topic. So overall ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग इसके थ्रू आए. ठीक है, पहले वी विल गो थ्रू द बेसिक पार्ट. जो हमने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो बेसिक पार्ट, द फॉर्मूलाज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट. बट लेटर व्हेन वी स्टार्ट देन आई विल एक्सप्लेन यू द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपको एक्सपेक्टेड है इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ एमबीए सीईटी एग्जाम. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द इंटरेस्ट इज पेड. ठीक है, तो अपने को P मतलब प्रिंसिपल ये पता है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पता है, N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स वी नो दिस, एंड A इज द अमाउंट. ओके, सो लेट अस से यू गिव मी 1000 रुपीज. ठीक है, यू are a money lender and I am a money borrower. तो आप जमींदार लोग हो भाई, है ना, आप लोग जमींदार लोग हो, आप बड़े लोग हो. आपने मुझे 1000 रुपए दिए, जा गरीब जी ले अपनी जिंदगी. सो इन दैट सिनेरियो यू आर गिविंग मी 1000 रुपीज, यू आर गिविंग मी 1 year's टाइम and the rate of interest that you are charging is 10%. So you are telling me take this 1000 rupees, return me next year, but the rate of interest is 10%. Now when I return next year, I return 1000 rupees, है ना. whenever I return next year I return 1000 rupees. 1000 तो जो मतलब जितना लिया था उतना रिटर्न तो करना ही है, प्लस this 10% of 1000 which is 100 rupees extra I return. ठीक है, plus this 10% of 1000, this 100 rupees extra I am returning. So overall I am retaining you amount 1100. Okay, here 1000 is my principal. जितने का लोन लिया that is my principal, जितने का रिटर्न किया that is my amount, है ना. ये चीज अभी ध्यान में रखना है. लोन लेने के लिए प्रिंसिपल एंड लोन का रिफंड करते समय जो कोई भी आएगा दैट विल बी अमाउंट. ओके, नाउ अमाउंट इज एक्चुअली प्रिंसिपल प्लस दिस इंटरेस्ट, है ना. अमाउंट इज एक्चुअली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अभी ये इंटरेस्ट एज अ मनी लेंडर व्हाई डिड यू चार्ज? तुम तो मेरे दोस्त हो, तुमने मुझे 1000 रुपए दिए, तुम मुझसे इंटरेस्ट क्यों कमा रहे हो? द रीजन इज यू आर ट्राइंग टू मिटिगेट द रिस्क. आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को पैसा दिया है, उसमें से कुछ लोग आपको पैसा रिटर्न नहीं करेंगे, है ना. आपने मेरे ऊपर रिस्क लिया है कि यार इसके पास तो आज 1000 रुपए नहीं है, अगले साल क्या गारंटी वापस आ जाएगा पैसा. ठीक है, सो टू मिटिगेट दैट रिस्क यू विल चार्ज अ सर्टेन एक्स्ट्रा अमाउंट और सर्टेन इंटरेस्ट. ठीक है, मैंने एज अ बोरोवर मैंने क्यों आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए, मैंने क्यों इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा दिया? बिकॉज यू हैव डन अ फेवर ऑन मी. आपने मुझे जरूरत के टाइम पे पैसा दिया, एंड वो जरूरत के टाइम का पैसा जब आपने मुझे दिया वो फेवर एंड टाइम के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा पैसा थोड़ा सा दूंगा. ठीक है, अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 2 तरीके, एक है सिंपल इंटरेस्ट, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है? PNR अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PNR अपॉन 100, जिसमें आपको अमाउंट आएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट.
तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में डायरेक्टली मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। अगर मुझे अमाउंट चाहिए तो मुझे प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में थोड़ा सा सिनेरियो कैसे अलग है? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में डायरेक्टली मुझे अमाउंट मिलता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मुझे डायरेक्टली अमाउंट मिलता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर n। दिस इज द फॉर्मूला, ये बचपन में देखा हुआ फॉर्मूला है। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल plus compound interest. Amount is equal to principal plus compound interest. So if I need to find out the compound interest, it will be amount minus principal. Okay, if I need to find out the compound interest, it will be amount minus principal. Okay, this is how you are going to apply the formula of simple interest and compound interest. Now you need to pause the video and write down the formulas. Once you write down the formulas, only then you can go ahead. Okay, I am continuing from here. You have the facility to pause the video. Moving forward, let us now try to understand the concept behind simple interest and compound interest. So for that reason, I will take principal as 1000, number of years as 3, rate of interest as 10%. Rate of interest as 10%. Okay, for these values we will calculate the simple interest and compound interest year on year. Okay, so we are talking about simple interest. This is the amount, this is the year. First year, what will be the simple interest? First year, what will be the simple interest? We have to understand this. So first year the simple interest will be 10% of 1000. First year the simple interest will be 10% of 1000, which is 100, and amount becomes 1100. Amount becomes 1100. Second year, what will be the simple interest? I am not talking about 2 years interest. I am talking about second year's interest. मतलब second year वो एक साल में कितना इंटरेस्ट रहेगा? Again, it will be 10% of 1000. Which is 100, and amount becomes 1200. Amount becomes 1200. Okay, so simple interest in first year was also 10% of 1000. Simple interest in second year is also 10% of 1000. ठीक है, now simple interest in third year, again it will be 10% of 1000, which is 100. Simple interest in third year is again 10% of 1000, which is 100, and amount becomes 1300. This will go on, है ना। फोर्थ ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट 100 रहेगा, फिफ्थ ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट 100 रहेगा। सो इससे मुझे मेरा पहला पॉइंट मिलता है। दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। So my first point to remember is simple interest is always constant. Simple interest is always constant. Now simple interest is always constant. इसका क्या मतलब है कि simple interest every year is equal to R percentage of principal. Simple interest every year is R percentage of principal. Now why I am saying R percentage of principal? Because here it is 10% of 1000, which is nothing but R percentage of principal, no? Which is nothing but R percentage of principal. Now try to understand this. 10% of 1000, these are good values. These are taken for example. R percentage of principal can cater to any value. मतलब अगर प्रिंसिपल मेरा 1350 है and rate of interest is 12%, so R percentage of principal will help me calculate the simple interest for any 1 year. Okay, moving forward to compound interest. Let us try to see how compound interest is different from simple interest. So ये year की बात हुई, compound interest and amount, first, second, third. What will be the compound interest for first year? Compound interest for first year.
compound interest for first year will be 10% of 1000, which is 100. Amount becomes 1100, है ना. Amount is what? Amount is principal plus interest, है ना. That gives you 1100. अभी आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हाउ इज इट डिफरेंट, बट आप तो सेम ही दिखा रहे हो. तो अभी सेकेंड ईयर से चेंज होगा. देखो सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा क्या आता था, 10% ऑफ 1000, 10% ऑफ 1000, 10% ऑफ 1000, ऐसा होता था. इसमें क्या होगा, इट विल बी 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर्स अमाउंट. तो प्रीवियस ईयर अमाउंट कितनी है 1100, उसका 10% लगेगा. कितना होता है 110, है ना. उसका 10% लगेगा 110. सो 1100 प्लस 110 कितना हो जाएगा 0121, 1210 हो जाएगा, है ना. 1210. नाउ 1210 का 10% कितना होगा, है ना. थर्ड ईयर में इट विल बी पिछले साल का जो वैल्यू है उसका 10% लगेगा. 10% ही क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लिया है. अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% लिया रहता तो वो 12% लगता था. तो 10% ऑफ दिस इज 121. हम इसमें अभी 121 ऐड करेंगे तो 1331, 1331 एंड इट विल गो ऑन. ठीक है. दिस इज हाउ कंपाउंड इंटरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, ये आप लिख लो, पूरा अच्छे से समझ लो. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट, रिवाइंड द वीडियो एंड ट्राई टू वॉच इट. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. द कंसेप्ट भी एमबीए सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, नाउ आई विल गिव यू 7 पॉइंट्स टू रिमेंबर. 7 पॉइंट्स टू रिमेंबर. उसमें से पहला तो दे ही दे दिया मैंने, है ना. सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर इज r परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल. सेकेंड पॉइंट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट increases by r percentage every year. Compound interest increases by r percentage every year. So if you see, this 100 is becoming 110, which is 10% increase, no? This 100 is becoming 110. How it is becoming 110? Because it is increasing by 10%. है ना. This 110 is becoming 1210, again 10% increase. 10% of 110 will be 11, na. So 110 plus 11 will give me 121. So now if you understand this, why is the compound interest increasing by 10%? Because we have taken rate of interest as 10%. अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का लिया रहता तो वो 8% से इंक्रीज होता. ठीक है ना, ये चीज समझो. अगर मैंने 8% का लिया रहता तो वो 8% का इंक्रीज होता. अगर मैंने 15% लिया रहता तो वो 15% से इंक्रीज होता. ठीक है. सो कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय r परसेंटेज एवरी ईयर. दिस r परसेंटेज कैन बी 10%, 12%, 20%, 15%, 7%, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अमाउंट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये अमाउंट की बात कर रहा हूं. अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय r परसेंटेज एवरी ईयर. अमाउंट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्रीजेस बाय r परसेंटेज एवरी ईयर. अगर आप ऑब्जर्व करोगे 1000 इज बिकमिंग 1100, which is 10% increase. 1100 is becoming 1210, again 10% increase, है ना. 1100 में 110 ऐड किया था, मतलब 10% ही ऐड किया था ना. ये 10% ही ऐड किया था, है ना. तो वैल्यू आई गॉट 1210. अब ये 1210 में भी 10% ही ऐड किया है ना भाई, है ना. 10% ही ऐड किया है 1210 में. 10% is 121 and finally my amount became 1331. Now again my question is, why is it increasing by 10%? Because my rate of interest is 10%. अगर मेरा rate of interest 13% का होता, it would have increased by 13%. Okay, I hope that is clear. ठीक है. So amount under compound interest increases by r percentage every year. ठीक है.
Fourth point, simple interest and compound interest in first year is same. Simple interest and compound interest in first year is same, है ना? Simple interest and compound interest in first year is same. Both are 100 ना, है ना? Because this is also R percentage of principal, that is also R percentage of principal. So simple interest and compound interest in first year are same. Fifth point, difference between simple interest and compound interest after 2 years. Difference between simple interest and compound interest after 2 years. कितना होगा? How can we represent it using a formula? Let us say difference between simple interest and compound interest after 2 years, we represent it as D2. We represent it as D2. So D2 is equal to P into R by 100 का whole square. P into R by 100 का whole square. ठीक है? This is the formula for any value of P and for any value of R. If you apply this formula, it will give you D2. What is D2? Difference between simple interest and compound interest after 2 years. देखो, यहाँ पे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 200 हो गया. 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? 210 हो गया, है ना? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 100 प्लस 110, that is 210. So if I substitute the value, my principal is 1000, rate of interest is 10%, 10 upon 100 का स्क्वायर, तो ये जीरो, which is 1000 into 1 by 10 का स्क्वायर is 1 by 100. 1 by 10 का स्क्वायर is 1 by 100. If you cut these two zeros, आपका आंसर कितना आता है? 10 का, है ना? If you cut these two zeros, आपका आंसर आता है 10 का. सही है? So what to do we understand here कि भाई ये फॉर्मूला लगा के मेरा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 इयर्स आता है ना? 10 का डिफरेंस. यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 210 है, 200 है, 210 है, तो ये डिफरेंस आपका बराबर 10 का आएगा. ठीक है? सिक्स्थ वाला, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट after 3 years is given by this formula. D3 is equal to P into R by 100 का whole square into 3 plus R by 100 into 3 plus R by 100. तो 3 साल बाद जो कुछ भी डिफरेंस आएगा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, वो ये फॉर्मूले से दे सकते हैं हम. 3 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 300. 3 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100, 110, 210 प्लस 121, 331. अगर आप ये फॉर्मूले में बराबर से वैल्यूज डालोगे तो आपका डिफरेंस भी बराबर 31 का आएगा. 300 and 331 डिफरेंस 31 का आएगा. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स. ठीक है? D3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज D2 इंटू 3 प्लस R by 100, है ना? क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है? P इंटू R by 100 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट D2 ओनली ना. P इंटू R by 100 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट D2. सो D2 इंटू 3 प्लस R by 100. दिस इज हाउ योर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट लुक्स आफ्टर 3 इयर्स. ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड टू द 7th पॉइंट. ठीक है? 7th पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे अभी. सेवेंथ पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे. When we do yearly calculations, we take rate of interest as R percentage, number of years as N. Rate of interest as R percentage, number of years is N. But when we do half yearly calculations, your rate of interest will be R by 2% and number of years 2N. And when we do quarterly calculation, your rate of interest will be R by 4% and number of years 4N. अभी ऐसा क्यों?
सो लेट अस से कि आपने बैंक में पैसे जमा करने गए, बैंक ने बोला कि आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, 10% पर एनम बोला है। अभी 10% पर एनम के हिसाब से आप पूरा 365 डेज के लिए पैसा रखोगे तो 10% का रिटर्न मिलेगा। बट अगर आपने वो पैसा 6 महीने में निकाल दिया, है ना, मतलब आधे टाइम में निकाल दिया, तो आधे टाइम में उसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 5% ही मिलेगा ना। तो जो ईयरली का 10% मिलना चाहिए था वो हाफ ईयरली में 5% ही मिलेगा एंड क्वार्टरली में 2.5% ही मिलेगा, क्योंकि आपने पूरा कमिटमेंट किया नहीं है। बट अगर हम ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली कंपाउंडिंग करते हैं तो उसके वजह से हमारा एक साल में 4 बार कंपाउंडिंग होता है, इसलिए 4N, है ना। क्वार्टरली के हिसाब से 4 बार कंपाउंडिंग होगा, इसलिए 4N। हाफ ईयरली की वजह से 2 बार कंपाउंडिंग होगा, इसलिए 2N, है ना। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो हम इसके बाद करने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखो, ईयरली का R परसेंटेज नंबर ऑफ ईयर्स N, हाफ ईयरली का R/2 परसेंटेज नंबर ऑफ ईयर्स 2N, डबल कर देने, क्वार्टरली का R/4 परसेंटेज नंबर ऑफ ईयर्स 4N, है ना। नाउ दिस थिंग हैज नो इफेक्ट on simple interest. This thing has no effect on simple interest. क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल नंबर ऑफ ईयर्स 2N लेता हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट R/2 लेता हूं अपॉन 100, तो ये 2 कट गया, विच इज PNR अपॉन 100, विच इज PNR अपॉन 100। ठीक है, सो दिस थिंग हैज नो इफेक्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। इट अफेक्ट्स कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट पे क्यों अफेक्ट नहीं करता? क्योंकि ये 2 कटने के बाद सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जैसे नॉर्मली रहता है वैसे ही आ गया ना। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट विल बी प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस R/2 अपॉन 100 होल टू द पावर 2N। अभी ये 2 एंड ये 2 कटता नहीं है ना, दैट इज व्हाई द फॉर्मूला हैज चेंज्ड। When we do half yearly calculation, the formula has changed, and when the formula has changed, the rate of interest will be half, number of years will be twice, and that is how when the formula changes, वो अपने original value से अलग आंसर देगा, and that is why it affects only compound interest। ठीक है, I hope ये आपने पूरा सब कुछ अच्छे से लिखा होगा। Make sure that you write down each and every part of it, only then you proceed to the questions। इसके आगे हम 4-5 questions करेंगे to help you understand how the type of questions are there in CET exam related to simple interest and compound interest। Okay, I am continuing from here। आपको पॉज करके पूरा लिखना होगा भाई। ये वाला देखो, sorry, the simple interest for second year at a certain rate of interest is 1000। Find the sum of the interest accrued on it for the 6th, 7th and 8th year। छठवें, सातवें, 8वें साल कितना इंटरेस्ट था ये बताना है अपने को। मेरे को बताओ, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का नहीं पता, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट इज 1000, फिर तीसरे साल का मेरे को नहीं पता, चौथे साल का नहीं पता, 5वें साल का नहीं पता, 6वें, 7वें एंड 8वें साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे को बताना है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। बट मेरे को पहली प्रॉपर्टी 7 पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हमने पीछे लिखे थे उसमें हमने क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये 1000 है, तो पहले साल भी 1000 ही रहा होगा, है ना। चौथे साल भी 1000 ही रहा होगा, छठवें साल भी 1000, 7वें साल भी 1000, 8वें साल भी 1000। सो फाइंड द सम ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड फॉर इट on 6th, 7th and 8th year। 6th, 7th and 8th year टोटल 3000 का इंटरेस्ट आया, टोटल 3000 का इंटरेस्ट आया। पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। मैंने अभी आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा, मैं तो वीडियो बना रहा हूं, मैं तो कंटिन्यू करते जाऊंगा,
है ना. यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू पॉज एंड रिवाइंड एंड गो अहेड इन द वीडियो. तो वो आपको क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना है, फिर आगे सॉल्यूशन देखना है. सो नाउ पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन एंड ओनली देन लुक एट द सॉल्यूशन. मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. A sum becomes 10 times itself at simple interest. If the time period is numerically equal to the rate of interest, we have to find the rate of interest. So मैंने P अमाउंट डाला, वो 10P हो गया सिंपल इंटरेस्ट पे, है ना. मतलब a sum becomes 10 times itself, मतलब मैंने 100 रुपए डाले, 100 रुपए के 1000 रुपए हो गए सिंपल इंटरेस्ट पे. एंड ये कब हुआ? द टाइम पीरियड मतलब n इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. टाइम पीरियड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. टाइम पीरियड n इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? पहले तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा. मतलब मैंने p अमाउंट डाला एंड वो 10p हो गया, तो मेरा 100 का 1000 हो गया. तो 100 मेरा प्रिंसिपल है, 1000 मेरा अमाउंट है. ठीक है, तो माय सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना. माय सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. कैसे? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट ना. तो सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज 10p इन दिस केस, प्रिंसिपल इज p ओनली. ठीक है, सो माय सिंपल इंटरेस्ट इज 10p minus p, that is 9p. Simple interest is 9p. Now that I have got the simple interest as 9p, we have to find the rate of interest. ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला मेरा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू p and r अपॉन 100. सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है? 9p. लिखो 9p इज इक्वल टू प्रिंसिपल नंबर ऑफ ईयर्स, है ना. n इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो n इज इक्वल टू r बोल के रखा है ना. n इक्वल टू r बोल के रखा है मुझे, सो n के जगह r डाल दूंगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज r ओनली अपॉन 100. सो दिस p gets cancelled. What do we get? This 100 goes here. We have 900 is equal to r square. r into r square. अभी ये r square है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 30 का आ जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 30 का आ जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 30 का आ जाएगा. क्या किया है मैंने यहाँ पे? स्क्वायर रूट ले लिया है ना. क्या किया है मैंने यहाँ पे? स्क्वायर रूट ले लिया है. ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 900, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 30 का आ जाएगा. वही पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. निकल गया ना. ठीक है, अगेन पॉज द वीडियो, अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन टॉट इन दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. नहीं समझाए तो रिवाइंड करो, देखो फिर से समझ में आएगा. ठीक है, दोज हु हैव अंडरस्टूड, लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन. अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर. Third question, a sum of money becomes 4 times itself in 8 years at simple interest. In how many years will the amount become 16 times itself? Okay, I'll explain you two methods here. Both the methods are equally good. One is a conventional method, other is a shortcut method. First, try to understand the conventional method. A sum of money becomes 4 times itself in 8 years. मतलब P अमाउंट डाला, वो 4P हो गया इन 8 ईयर्स. P अमाउंट डाला, वो 4P हो गया इन 8 ईयर्स. ठीक है ना. P अमाउंट 8 सालों में 4P हो गया. ठीक है, अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट. सो दिस इज माई प्रिंसिपल, दिस इज माई अमाउंट. अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाय 100 होल टू द पावर n. Okay, so my amount is 4p, which is equal to principal into 1 plus r by 100 whole to the power 8, है ना, क्योंकि 8 years में हो रहा है ना. 8 years में हो रहा है. This is your conventional method. शॉर्टकट बाद में बताता हूँ. This p gets cancelled, so this is 1 plus r by 100
होल टू द पावर 8 इज इक्वल टू 4। अगर 8th रूट निकाल लेंगे 1 प्लस आर बाय 100, दिस विल बी 4 टू द पावर 1 बाय 8। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, है ना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। तो ये स्टेप के ऊपर हम जाएंगे नहीं, विल कीप इट हियर, है ना, विल स्टिक टू दिस, है ना। वैसे भी 8th रूट ऑफ 4 तो हम निकाल ही नहीं सकते, है ना, कैलकुलेटर भी शर्मा जाएगा, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड व्हाट वी हैव, in how many years will the amount become 16 times itself? In how many years will the amount become 16 times itself? ठीक है, अभी ये P अमाउंट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जो ही पहले का था वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही है। अभी कितने सालों में ये 16P हो जाएगा, कितने सालों में ये 16P हो जाएगा, ये पूछा है। सिंपल है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर n। प्रिंस अमाउंट कितना है 16P, अमाउंट कितना है 16P, इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही नहीं है हमको, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता ही नहीं ना, कैलकुलेट कहां कर पाए हम, ठीक है। एंड देन व्हाट डू वी डू, होल टू द पावर n, क्योंकि कितने सालों में निकालना है वो भी नहीं पता। this p gets cancelled। now observe what I am doing, this 16 can be written as 4 square, ठीक है। तो 4 square is equal to 1 plus r by 100 whole to the power n, है ना। 4 square is equal to 1 plus r by 100 whole to the power n। now what is 4? look at this step now, 4 is equal to 1 plus r by 100 whole to the power 8। so instead of that 4 I'll replace that 4 with this। so ये 4 के जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 plus 8 by 1 plus r by 100 whole to the power 8 and whole to the power 2 तो है ही, is equal to 1 plus r by 100 whole to the power n। now this becomes 1 plus r by 100 whole to the power 16, no, this becomes 8 into 2, this becomes 8 into 2। कैसे 8 into 2 होता है, यहाँ पे देखो, a raised to m whole to the power n is a raised to m into n, है ना, तो m into n, 8 into 2, 8 into 2 becomes 16 which is equal to 1 plus r by 100 whole to the power n, ठीक है। अगर बेस सेम है तो मेरा पावर इक्वेट हो जाएगा, अगर मेरा बेस सेम है तो मेरा पावर इक्वेट हो जाएगा, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर मेरा बेस सेम है तो मेरा पावर इक्वेट हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस कन्वेंशनल मेथड इज ओके फॉर यू, यू हैव अंडरस्टूड दिस कन्वेंशनल मेथड। ट्रिकी पार्ट क्या है, ये 4 को 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर 8 लिखना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा आया था, ठीक है। अभी शॉर्टकट क्या कहता है, शॉर्टकट क्या कहता है, P amount becomes 4P in 8 years, है ना। मतलब मैं कितना भी आप पैसा डालू वो 8 सालों में 4 गुना हो जाता है ना। एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो 8 सालों में 4 गुना हो जाता है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं इंटरेस्ट किस पे लगाता हूं, जो मेरी इंक्रीज्ड अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाता हूं। अगर मैंने ये 4P 8 इयर्स के लिए रख दिया, है ना, ये 4P 8 इयर्स के लिए रख दिया, तो 8% के हिसाब से ये 4P का 4 टाइम्स हो जाएगा, ये वाले 4P का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी अमाउंट डालो 8 साल में 4 गुना हो जाती है ना, कुछ भी अमाउंट डालो 8 साल में 4 गुना हो जाती है। सो इट विल बिकम 16P, इट विल बिकम 16P। तो 16P कैसे होगा, P अमाउंट डाला वो बन गया 16P, कैसे, 8 and 8 इयर्स में। पहले 8 सालों में 4 गुना हुआ, फिर अगले 8 सालों में और 4 गुना बढ़ा, और 4 गुना बढ़ा, तो 4P का 16P हो गया। In 16 years P amount is becoming 16 times itself। यहाँ पे भी मेरा आंसर 16 आया था, यहाँ पे भी मेरा आंसर 16 ही आया है, ठीक है ना। लेट मी एक्सप्लेन यू विथ अदर एग्जांपल। मान के चलो
कि एक P अमाउंट इन 3 years डबल्स इटसेल्फ, मतलब मैंने कोई भी अमाउंट डाली कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो 3 साल में वो डबल हो जाती है। कोई भी अमाउंट डाली कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो 3 साल में वो डबल हो जाती है। तो अगले 3 साल में वो इसका डबल हो जाएगी 4p, अगले 3 सालों में वो इसका डबल हो जाएगी 8p, अगले 3 सालों में वो इसका डबल हो जाएगी 16p, है ना। सो एवरी टाइम इट इज डबलिंग, एवरी 3 years इट इज डबलिंग, ठीक है। नाउ देयर इज वन लिमिटेशन टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज दैट लिमिटेशन? आई कैन ओनली टेल द वैल्यू ऑफ द अमाउंट विच इज मल्टीपल ऑफ दिस ईयर्स, है ना। मतलब 3 years का मैं वैल्यू अगर उन्होंने दिया है तो मैं 6 साल बाद अमाउंट कितना होगा बता सकता हूं, मैं 9 साल बाद अमाउंट कितना होगा बता सकता हूं, मतलब मैं मल्टीपल ऑफ 3 में ही आंसर बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे 3 years का ही डेटा दे रखा है। अगर उन्होंने मुझे पूछ लिया कि 10 साल बाद अमाउंट कितना होगा, वो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, है ना। कोई भी दोनों मेथड से मैं बता ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं कैलकुलेट कर पाता हूं ना, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है कि भाई ये जो नंबर ऑफ ईयर स्टार्टिंग में दिया है उसके ही मल्टीपल में आई कैन फाइंड आउट द अमाउंट, उसके ही मल्टीपल ईयर्स में, मतलब 12 साल में कितनी अमाउंट हो जाएगी 16p, बट 11 साल में कितनी हुई थी नहीं पता, ठीक है। दिस इज द ओनली लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थर्ड क्वेश्चन कंप्लीटली, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड एंड शॉर्टकट बोथ, ठीक है। राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। वी हैव टू अंडरस्टैंड what is the effective rate of interest if the rate of interest is 40% and the interest is compounded quarterly। तो सब लोग बोलते हैं कि क्वार्टरली दिख गया, क्वार्टरली दिख गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 40 डिवाइडेड बाय 4 10% हो गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है, मतलब अगर मैंने 1000 रुपए डाले, एक साल बाद क्वार्टरली कंपाउंडिंग की वजह से वो कितना हो जाएगा, ये पूछा है, ठीक है। तो मैं अभी कुछ अजम्पशंस करने वाला हूं। तो मेरे प्रिंसिपल है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेरा 40% ही है, नंबर ऑफ ईयर्स में 1 लेता हूं, नंबर ऑफ ईयर्स में 1 लेता हूं। अगर मेरा ईयरली कैलकुलेशन होता, अगर मेरा ईयरली कैलकुलेशन होता तो मेरा कितना आ जाता था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर n। So principal is 10,000, rate of interest is 40% whole to the power 1, rate of interest is 40% whole to the power 1। So this zero is gone, which is 10,000 into 1 plus 4 by 10 is 14 by 10 and 0 ये 0, 14,000 वैल्यू आ जाती थी अगर ईयरली कंपाउंडिंग होता तो। बट अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, व्हाट विल बी द केस? सो क्वार्टरली कंपाउंडिंग में क्या केस रहेगा? सो माय प्रिंसिपल इज 1000, नंबर ऑफ इयर्स इज 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 40%, बट अभी मैं क्वार्टरली कर रहा हूं, तो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल 10,000 ले रहे हैं, 1000 ने 10,000 लेते हैं। सो अमाउंट विल बी 10,000 into 1 plus rate of interest is how much? 40 divided by 4 divided by 100 whole to the power 4, whole to the power 4। Now try to calculate what will be the value. Now try to calculate what will be the value. So once you start calculating, this will become 10 to the power 4. So 10,000 into 1 plus 10 by 100 whole to the power 4, ये जीरो गया, ठीक है। what is this? 10,000 into 11 by 10 whole to the power 4। अभी this is 10,000, 11 to the power 4 is 14641, 11 to the power 4 is 14641,
यू कैन कैलकुलेट इट। बस आपको 11 इंटू 11 121 इंटू 11 1331 इंटू 11 करोगे तो 14641 ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो 14641 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 4 इज 10,000 है ना। 10 टू द पावर 4 इज 10,000। सो 10 टू द पावर 4 इज 10,000। ये 10,000 ये 10,000 कट गया है ना। 10,000 कट गया। व्हाट इज माय वैल्यू? 14641। 14641। दिस इज व्हाट यू गेट when you get the amount when you do the quarterly calculation. Now that you have done quarterly calculation, आपका 10,000 बन गया 14641। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में या फिर परसेंटेज इंटरेस्ट कितना हो गया? 14641 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100%। So that is 4641 upon 10,000 into 100%, 0000. 4641 divided by 100 is 46.41%. 46.41%. This is the actual effective rate of interest that they have got. मतलब वो दिखने के लिए 40% है, बट इफेक्टिवली वो 46.41% मिलेगा। 10,000 का 14,641 वो बनाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ क्वार्टरली कैलकुलेशंस आर डन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, दिस वाज द होल सेशन on simple interest, compound interest. We try to solve a lot of questions in the actual class, but then the purpose of this video was to explain you how simple interest, compound interest questions are asked in the exam, what kind of questions are asked in the exam, and the overall concept of SICI. So I hope you have liked this video. Do share it with your friends. Thank you so much. Jai Hind.